साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज सेकंड ग्रेड का जो साइकोलॉजी का है वो फोर्थ पेपर कर रहे हैं हम लोग। कौन सा पेपर? फोर्थ नंबर का। साथियों अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर गलती होती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मित्रों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ये मान के चलिए कि भयंकर मेहनत कर रहा हूँ मैं कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़रूर सक्सेस होने चाहिए। बस ये हमेशा मैं सोचता हूँ और आपके कमेंट ज़रूर आना चाहिए सर कि चलने दो सर, मज़ा आ रहा है, चलने दो। बस ये कमेंट कर दो आप, मज़ा आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ नंबर का पेपर है और फोर्थ नंबर के पेपर का पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन यही कहता है मित्रों, यही तो सबसे बड़ी बात है। देखो पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से या विद्यार्थी से? किससे हैं साथियों? निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा इनमें से? तो यहाँ पर शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी है और विद्यार्थी से भी है। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चारों से ही संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, पढ़िए आगे। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ ये व्याख्या देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व या फिर अव्यय, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के मूल केंद्रीय तत्व 3 होते हैं। कितने? अधिगमकर्ता जो लर्नर होता है, जो सीखता है, उसको कहा जाता है, और अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति और अधिगम अनुभव, और फिर इसके बाद में शिक्षण विधि और मूल्यांकन। इस तरह से केंद्रीय तत्व तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो मूल केंद्रीय तत्व होते हैं वो 3 बताए, बाकी के 6 जो है गौण तत्व बताए गए हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या मेरे हिसाब से लग नहीं रही। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न को ढंग से गौर से देख लेना भाई। देखो मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, मिलाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का किससे मिलेगा? जॉन डीवी। जॉन डीवी किससे मिल रहा है? सी से। जॉन डीवी मतलब कार्यात्मक, तो सबसे पहले तो सी आएगा। इसके बाद में टीचेनर को हम किससे मिलाएंगे? बी से। टीचर ने संरचनात्मकवाद किया था, इसके यहाँ आ जाएगा बी। इसके बाद में कोपका ने क्या किया था साथियों? उसने गेस्टाल्टवाद की बात करी थी, तो इसके बाद में आ जाएगा ए। वाटसन ने क्या किया? व्यवहारवाद की बात करी, तो इसके बाद आ जाएगा डी। तो CBAD, तो इसका मतलब CBAD कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस तरह के प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। आप लोग पढ़ लेना इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब इसमें देखो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये तो मैंने मिला दिया ना, इसकी व्याख्या देखो, इसने दिया है यहाँ पर, ये रहा। प्रकार्यवाद, कार्यवाद, मनोविज्ञान, इसके प्रतिपादक, प्रकार्यवाद या कार्यवाद मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक है वो कौन है? विलियम जेम्स है, यानी कि अनौपचारिक संस्थापक माने जाते हैं इसको, विलियम जेम्स को। ठीक है, और विकास जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, H.A. कार्य औपचारिक संस्थापक माने जाते हैं, और स्थापना करी थी 1894 में करी थी इसकी स्थापना। ठीक है, आगे गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? ये तो मूल प्रतिपादक तो मैक्स वर्दीमर है, 1912 में किया था, और इनके जो सहयोगी रहे हैं वो कोहलर, कोपका और कुर्ट लेविन रहे। तो याद रखना, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? मूल प्रतिपादक तो मैक्स वर्दीमर रहे हैं, 1912 में गेस्टाल्टवाद दिया था इन्होंने, और इनके सहयोगी कोहलर, कोपका और कुर्ट लेविन रहे हैं, याद होना चाहिए। संरचनावाद मनोविज्ञान, संरचनावाद मनोविज्ञान के सबसे पहला और प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। संरचनावाद मनोविज्ञान को सबसे पहला और प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, और इस संप्रदाय की जो स्थापना है वो विलियम हुंट और टिचनर ने की थी। मूल रूप से विलियम हुंट और टिचनर ने करी थी, मूल रूप से टिचनर ने की थी। ठीक है, इसकी 1890 में,
और अन्य तो जो होते अंतः निरीक्षण, इसकी विधि है अंतः निरीक्षण विधि। व्यवहारवाद मनोविज्ञान, व्यवहारवाद मनोविज्ञान इसे द्वितीय बल माना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन थे? वाटसन थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे। 1913 में इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था साथियों। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, और पढ़ते जाइए, मजे लेते जाइए साथियों। हिंदी वालों के बल्ले बल्ले कर दी मैंने, करी नहीं करी बताओ, बताना जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे, तीसरा प्रश्न, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है? अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ज्ञान और अभिवृत्ति, दो शब्द इसमें लिए गए हैं। कौन कौन से? ज्ञान, एक तो ज्ञान और एक अभिवृत्ति। जहां पर भी इस तरह के दो वर्ड आते हैं ना, तो वहां पर क्रो इन क्रो की बात आती है साथियों। इस तरह से ध्यान रखना भाई, इस तरह से ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। ज्ञान और अभिवृत्ति, इसका मतलब दो वर्ड है, तो फिर क्रो एंड क्रो, इन्होंने ये परिभाषा दी है। हो जाएगा याद? चलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी को भी। आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो। ये रहे जवानों, ये रही व्याख्या। क्रो एंड क्रो के शब्दों में आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा हजारों बार पूछी गई है। याद कर लेना लाला, मैं फिर कह रहा हूं, याद कर लेना, बहुत तगड़ी परिभाषा है। आगे बात करें हैं, अगली परिभाषा है इलगार्ड के शब्दों में, पुस्तक में, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। इन्होंने क्या कहा? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। बार बार पढ़ो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई संशय ही नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, हिलगार्ड के शब्दों में, हिलगार्ड की पुस्तक का नाम क्या था? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्या नाम था? थ्योरीज ऑफ लर्निंग इनकी पुस्तक का नाम था। और हिलगार्ड ने क्या कहा कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है, जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। अधिगम का मतलब सीखना, ठीक है ना। अधिगम का मतलब लर्निंग, सीखना। इसकी बात को ध्यान रख लेना भाई। आगे है किंग्सले और गेरी। किंग्सले और गेरी क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार। अभ्यास तथा प्रशिक्षण के नवीन तरीके से व्यवहार, यानी कि अपने विस्तृत अर्थ में करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे सीखना कहते हैं। तो किंग्सले की परिभाषा ध्यान रख लेना भाई। एक तो करो की और एक किंग्सले की। वुडवर्थ की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ ने क्या कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है। देखो, वुडवर्थ में वो आ रहा है और विकास में भी वो आ रहा है। इस तरह से कोड बना लो, याद हो जाएगा। सीखना एक विकास प्रक्रिया है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 4th नंबर का प्रश्न क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको कोड ध्यान रखना है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, तो ए कोड आ जाएगा। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत, तो बी आ जाएगा साथियों। मेरे हिसाब से नहीं, गलत है, ये नहीं होगा भाई। इसमें देखो, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। हल ने पुनर्बलन का दिया था और कोलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा? डी। इसके बाद में पावलोव ने कौन सा दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ए। क्लार्क हल ने कौन सा दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत, बी। और कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, और सी। तो डी ए बी सी, तो डी ए बी सी यहाँ पर 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। मैं वैसे भी दूर ही रहता हूँ, आपको प्रश्न अच्छे से नजर आने चाहिए। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या है?
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है किसने दिया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के रहने वाले थे और 1898 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? पावलोव के द्वारा दिया गया था। कुत्ते के ऊपर किया था ना इसने, हाँ रिसर्च कुत्ते के ऊपर किया था। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। और पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, रूस के रहने वाले थे। 1904 में ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इसको ढंग से पढ़ लेना। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा दिया गया था। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, और जो पावलोव थे वो रूस के रहने वाले थे। 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ढंग से याद कर लेना। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, अमेरिका के निवासी थे। 1898 में सिद्धांत दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हल के द्वारा दिया गया था। CL हल 1952 में इनमें संशोधन किया गया। और हल जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ये आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद में अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था 1917 में। और कोहलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ तक कोई शक और संशय आपको नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है आपको। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन, लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर कोई संशय थोड़ी है क्या? इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है। लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन, परिवर्तन लक्ष्य प्रेरक समायोजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ढंग से ध्यान दे लेना। अधिगम प्रक्रिया कैसे चलती है इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले प्रेरक आता है, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, फिर परिवर्तन। तो ऐसे चलती है ये। तो ठीक है, इसके बाद में प्रे ल स और प, यानी कि प्रेल सप, इस तरह से आप लोग इसका कोड बना लेना। ये अधिगम, ये वाला क्वेश्चन आता है। फिर समस्या आएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, मज़ा आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी के, साइकोलॉजी के। अभी देखना तुम, अभी उसके हिंदी की शिक्षण विधियाँ भी शुरू करने वाला हूँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ 2 या 4 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा बहुत भयंकर तरीके से। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तुम भी कहोगे कि वाकई में मज़ा आ गया सर। हिंदी की शिक्षण विधियाँ शुरू करें नहीं करें बताओ, कमेंट करके बताना मेरे को, करना है या नहीं करना है। चलो, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है। तो सबसे पहले प्रेरक आएगा, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन और फिर परिवर्तन आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसकी व्याख्या देखो। अधिगम के जो सोपान हैं, इसके प्रतिपादक, अधिगम के सोपान के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। 1908 में इन्होंने ये लिखी थी। अब थॉर्नडाइक ने अधिगम के 8 सोपान बताए। कितने सोपान बताए थे? अधिगम के 8 सोपान बताए। सोपान आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले या तो प्रेरक कहो, आवश्यकता कहो या अभिप्रेरणा कहो, एक ही बात होती है। दूसरा फिर इन्होंने क्या बताया? लक्ष्य और उद्देश्य बताया। तीसरा इन्होंने क्या बताया? तत्परता या बाधा को बताया। चौथा क्या बताया? अधिगम स्थिति बताइए या वातावरण की बात करते हैं ये। पांचवा इन्होंने बताया है अनुक्रिया। पांचवा कौन सा बताया? अनुक्रिया। फिर इसके बाद में समायोजन, और समायोजन के बाद में छठा कौन सा हो गया? समायोजन। सातवां कौन सा हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन या फिर परिणाम, रिजल्ट वाली बात हम लोग यहां करेंगे। और लास्ट में आ जाएगा स्थायीकरण या फिर परिवर्तनों का स्थायीकरण। इस तरह से ये 8 प्रकार के सोपान है जो थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। किसके? अधिगम के सोपान जो 8 प्रकार के बताए गए। याद रखना, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? 8 सोपान बताए। कौन कौन से हैं? आवश्यकता, अभिप्रेरणा या फिर प्रेरक, एक ही बात है, जिसे नीड कहते हैं। लक्ष्य या फिर उद्देश्य, जिसे गोल कहते हैं। दूसरा तत्परता या बाधा, जिसे हम लोग जो है ब्रेयर कहते हैं। और अधिगम स्थिति, वातावरण, लर्निंग सिचुएशन कहते हैं। इसके बाद में अनुक्रिया, इसके बाद में समायोजन, फिर व्यवहार परिवर्तन, फिर स्थायीकरण। ये इस तरह से आप लोग इनको याद रखना। थॉर्नडाइक ने 8 सोपान बताए किसके? अधिगम के। यहाँ तक कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है अपना 6ठे नंबर का प्रश्न। क्या कहता है 6ठे नंबर का प्रश्न? निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है?
निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? तो कौन सा है साथियों? सेकंड नंबर का आंसर होगा, छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, इसलिए क्यों है? क्योंकि छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, कोई भी नवीन सूचना मिलती है तो उसका विस्तार से विश्लेषण करता है, फिर व्याख्या करता है और फिर उसका पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब निर्मितवाद का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, इसको पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। निर्मितवाद का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? तो निर्मितवाद का केंद्रीय भाव, ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण। ज्ञान के आधार पर अनुभव के द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण। ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण बालक द्वारा होता है। ये संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर है, जिसमें बालक द्वारा सक्रिय मानसिक प्रविधि द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। इस उपागम की उत्पत्ति संज्ञानवाद से हुई है तथा ये संज्ञानवाद का उच्चतम स्तर माना जाता है, ये उपागम। इसके अनुसार बालक पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी कि पुराने अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है। इस उपागम के अनुसार ज्ञान सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया हो सकती है। ये उपागम बाल केंद्रित हैं, ये भी ध्यान रखना। इस उपागम में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके, किसमें? निर्मितवाद में समस्या प्रदान कर दी जाती है, जिसका समाधान वे स्वयं में चर्चा करके निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, अनुदेशक के रूप में होती है, सहायकर्ता के उत्प्रेरक की होती है। निर्मितवादी उपागम का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करे। निर्मितवादी उपागम का उद्देश्य होता है कि ऐसे ज्ञान, ऐसी चीज का निर्माण करना जहां बालक, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां बालक स्वयं ज्ञान का क्या करे? निर्माण करे। इस निर्मितवाद का उद्देश्य ऐसा होता है। निर्मितवाद मतलब बनाना, निर्मितवाद का मतलब बनाना, ठीक है? और यहाँ पर जो टीचर होता है वो एक निर्देशक की भूमिका निभाता है, एक मार्ग पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 7वां प्रश्न आता है, और 7वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रश्न सही नहीं है। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। वृद्धि में कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो वृद्धि और विकास पर्यायवाची हैं, ऐसा नहीं हो सकता, पर्यायवाची नहीं है, ये आपस में अलग अलग ही। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक पर्याय हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, न कि पर्यायवाची हैं। ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं है, सिमिलर नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी है, इसकी व्याख्या ढंग से पढ़ लेना। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, न कि पर्यायवाची हैं, ठीक है? 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, ये परिवर्तन, सतत प्रक्रिया बिल्कुल सही है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होती है, बिल्कुल सही है। जन्म नहीं होता उसके पहले भी होती है। ये परिपक्वता तक चलती है, जबकि ये तो चलता रहता है। विकास तो कभी रुकता ही नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है? विकास के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, तो विकास को थोड़ा सा समझ लो भाई। विकास होता क्या है? विकास आजीवन चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहली बात तो यह है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है।
अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक हो सकती है, गुणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। विकास एकीकृत होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, ये याद रखना, सारे पॉइंट लिख लेना एक एक करके, सारे पॉइंट। विकास संरचना प्लस कार्य कुशलता ढांचा होता है। विकास रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों होता है। विकास मूल्यांकन का विषय है। बहुत जबरदस्त व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी, इससे बेस्ट व्याख्या कोई हो नहीं सकती। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बेस्ट व्याख्या है, मजा नहीं आ जाए, गारंटी है मेरे से। जो बंदा मेरे से जुड़ा है ना, मैं दावा करता हूं कि वो उसका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मुझे पता है किस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाना है। ये बात ध्यान रखना। और हिंदी साहित्य का एक ब्रह्मास्त्र नोट्स निकाले मैंने, वन लाइनर रूप में, हिंदी साहित्य के ब्रह्मास्त्र। ये वन लाइनर रूप में है भैया, इस तरह से वन लाइनर रूप में लिखे गए यहाँ पर, ठीक है। और पास्ट रिवीजन के लिए ये एक रजिस्टर आएगा, पास्ट रिवीजन के लिए पढ़ना है आप लोगों को। आप चाहे नेट की करो, पीजीटी करो, टीजीटी करो, किसी की भी तैयारी करो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के शानदार जानदार ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, वन लाइनर रूप में। आप इन्हें पढ़ो, ज्यादा प्राइज नहीं है, मात्र 425 रुपये प्राइज है, मात्र 425 रुपये। देखो यार, जेरोक्स के पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना आपको, स्पीड पोस्ट करवाऊंगा उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, तो पढ़ो, मैं कह रहा हूं आपसे। और हैंड रिटन मेरे हिंदी साहित्य के नोट्स, हैंड रिटन जो आप लोगों को मंगवाने चाहिए, पढ़ने चाहिए। लेकिन कर जो कहते हैं ना कि बार बार कहने से क्या होता है, जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा, जिसको मंगवाना है वही मंगवाएगा, ये तो आपकी इच्छा है। मैं तो टेस्ट सीरीज की भी कहता हूं, टेस्ट सीरीज मैंने अभी चलाई है परिणाम 2 के नाम से, हिंदी की टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज साथियों, परिणाम 2 के नाम से। आपने देखा भी होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, मैं आपसे बता रहा हूं। अभी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं साथियों। टेस्ट सीरीज जो है आपको मैं बता देता हूं, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू करें और 50 रुपए में रखते हैं उसके प्राइस, 21 रुपए 50 रुपए रख देते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, और कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, और 20 क्वेश्चन डालते हैं, रोज 20 क्वेश्चन डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा। शिक्षण विधियों की भी कर देते हैं, वहां क्या है, ठीक है। चलो 50 रुपए 51 रुपए इस तरह की प्राइस रखते हैं, मजा आ जाएगा ना। चलो आपने बोला और मैंने किया, तो यहां तक पढ़ लिया। विकास वाली बात सारी आप लोगों ने कर ली होगी। आगे देखो भाई, विकास वाली बात आप लोगों ने सारी यहां पर करी है। अब विकास वाली बात हो गई। देखो, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर का। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है। कौन सी विशेषता है? शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। उपयुक्त तो सभी आएंगे भैया इसमें तो, क्योंकि शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित करता है, मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता भी, संवेगात्मक आयाम भी, और उसके बाद में अनुभव भी, सब प्रभावित करते हैं। 4th नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व की सारी विशेषताओं को जान लीजिए। व्यक्तित्व का नेचर और पर्सनालिटी देखो यहाँ पर, आत्मचेतना, गत्यात्मकता या गतिशीलता, उत्तम समायोजन शक्ति, महत्वाकांक्षी, दृढ़ इच्छा शक्ति, संवेगी, स्थिरता, सामाजिकता, उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, विकास की निरंतरता, अनुपम और लक्ष्य निर्धारित। विकास की निरंतरता किसने कहा? वुडवर्थ की बात करी थी। तो साथियों, ये सारी की सारी विशेषताएं जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। साइकोलॉजी में जान डाल दूंगा, सोच लेना तुम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी आती है? आत्मचेतना, अपने आप को जगाओ। गत्यात्मकता, गतिशील होना चाहिए, हर चीज गतिशील, यानी कि आगे बढ़ते रहें,
इसके बाद में उत्तम समायोजन शक्ति, आप में सभी तरह का समायोजन करने की पावर होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी बनो, इच्छा हमेशा प्रकट होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा, बार बार इच्छा होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होना, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, ये दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। संवेगी स्थिरता, बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मन बार बार आपके संवेग नहीं बदलना चाहिए, गुस्सा फिर क्रोध फिर शांत फिर गुस्सा फिर क्रोध फिर शांत, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सामाजिकता का भाव आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका होना चाहिए। विकास की निरंतरता हमेशा बढ़नी चाहिए, वुडवर्थ के द्वारा ऐसा कहा गया है। अनुपम बात और लक्ष्य निर्देशित हमेशा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन किए थे? कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने सामोआ द्वीप पर अपने अनुधैर्य अध्ययन किया था? वो था मार्गरेट मीड। क्या नाम था? मार्गरेट मीड। याद रखना, मार्गरेट मीड ने सामोआ द्वीप पर अनुधैर्य अध्ययन किया था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक सामोआ में युवा अवस्था का आगमन, पश्चिमी सभ्यता के लिए आदिम युवाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्रकाशित किया था। इनकी पुस्तक का नाम भी मैंने बता दिया, और सामोआ द्वीप के ऊपर किसने किया था? मार्गरेट मीड के द्वारा किया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी ऑफ, किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। इसको याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत देखो क्या है? त्रिआयामी थ्री डायमेंशन थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड है। 1967 में किया। कहाँ के रहने वाले थे? सोवियत संघ के रहने वाले थे, ठीक है। देखो, इस सिद्धांत के 3 भाग हैं। सबसे पहले संक्रिया या फिर प्रक्रिया जिसको कहते हैं, फिर विषय वस्तु है, और फिर उत्पादन या परिणाम है। इस सिद्धांत के 3 भाग है, इसलिए इसको त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में रिजल्ट। प्रोसेस सब्जेक्ट रिजल्ट, प्रोसेस सब्जेक्ट रिजल्ट, या फिर संक्रिया प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन या फिर परिणाम। नोट है, गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से 120 कारक बताए। गिलफोर्ड ने कितने कारक बताए? 120 कारक बताए। 1988 में विस्तार किया गया और 180 कारक हो गए। 100 कितने कारक बताए? 120। गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से 120 कारक बताए। 1988 में 180 कारक हो गए। इस कारक को बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें 6 × 5 × 6 अब 180 कारक हो चुके हैं। 6 × 5 × 6 ये 180 कारक हो चुके हैं। मौलिक रूप से 120 थे। अगला है, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, यदि अधिगम नंबर प्राप्त करता है, या फिर आज्ञाकारी है, गृह कार्य पूरा करता है, कक्षा में अनुशासन है। अरे जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है ना, अगर जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बनाना या कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो यहां पर सीधा सीधा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या होती है देख लीजिए। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों की, कमियों की, रिक्तियों के प्रति सजगता, सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। सृजनात्मकता का संबंध पार्श्व चिंतन या बहुविध चिंतन या आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी विस्तृत रूप से माना जाता है। चिंतन केंद्र विमुख चिंतन से। सृजनात्मकता जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। सृजनात्मकता जो होती है वो जन्मजात भी होती है और एक अर्जित भी की जाती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, याद रखना भैया। सृजनात्मकता सार्वभौमिक है, जन्मजात भी है और अर्जित भी है। सृजनात्मकता लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है। सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया मानी जाती है। सृजनात्मकता प्रक्रिया सोचना शुरू व परिणाम सोची गई क्रिया का बन जाना दोनों को ही माना जाता है। बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना भैया। सृजनात्मकता होती क्या है? अगला प्रश्न आता है बुद्धि के संबंध में। 13 नंबर का है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो
तो बुद्धि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि वंश क्रम और पर्यावरण के देन है, पर्यावरण से भी थोड़ा चेंजेज होता है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बिल्कुल सही। बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। बुद्धि लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लंबवत नहीं बढ़ती है बुद्धि, जीवन पर्यंत भी नहीं चलती है। बुद्धि एक जगह पर स्थिर हो जाती है एक एज के बाद में। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। अभी देखो यहाँ पर बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी है भैया, बुद्धि की विशेषताएं भी जानना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि की विशेषताएं देख लो। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। पहली बात तो ये, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है। बुद्धि जन्मजात है, बुद्धि प्राकृतिक है, इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, इसे प्राप्त नहीं किया जाता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होता है, हमेशा जन्म भर नहीं होता। किशोर अवस्था के समाप्त होने तक बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। एक एक पॉइंट जो है ना कीमती है, लिख लेना एक एक पॉइंट, मैं फिर कह रहा हूं। और वास्तव में आपको लगता है ना मित्रों कि सर मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त, तो वीडियो को शेयर भी करना। और पहली बार देख रहे हो ना तो जुड़ना। रीट हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहां से, ये दावा है मेरा। चलिए, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि पर लिंग की विभिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता है। बुद्धि से तो समायोजन होता है। आगे, बुद्धि व ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग जीवन में बुद्धि कहलाता है। ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग ही जीवन में बुद्धि कहलाता है। बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना तथा स्मरण करने की योग्यता है। बुद्धि क्षमताओं का योग है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से भिन्न होती है, बिल्कुल 100%। तो यहाँ पर बुद्धि का पूरा खाका तैयार कर दिया। बुद्धि का, बुद्धि में से एक भी बाहर नहीं जाएगा। बुद्धि की क्या विशेषता होती है देख लो तुम, तोड़ दिया ना बुद्धि को। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर का। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो कौन नहीं है? आवश्यकता बिल्कुल 100% है। दबाव, ड्राइव, प्रेरित, प्रोत्साहन, ये तो है। लेकिन दबाव से थोड़ी अभिप्रेरणा होती है यार, कैसे हो सकता है दबाव? दबाव से कौन सीखता? कोई नहीं सीख सकता दबाव से। ठीक है, तो यहां पर यह बात सत्य है। तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व हैं? आवश्यकता, चालक या प्रणोद या अंतर्नाद, उद्दीपन या प्रोत्साहन और प्रेरक। साथियों याद कर लेना, 4 अभिप्रेरणा के 4 कारक होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं या 4 कारक हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद में चालक जिसको हम लोग प्रणोद या अंतर्नाद, ड्राइवर जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद में उद्दीपन जिसको हम लोग प्रोत्साहन कहते हैं, यानी कि इनक्रेटिव। फिर होता है लास्ट में प्रेरक, जो जिसे हम कहते हैं मोटिव। तो ये 4 हैं अभिप्रेरणा के तत्व या कारक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर का। ये प्रश्न थोड़ा अटपटा है भाई साहब, थोड़ा देख लेना इसको। और वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा के देख लिया करो यार, क्या दिक्कत है? वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख लो ना यार, समस्या ही नहीं है ना। शेयर कर देना यार बस। ठीक है, देखो 15 नंबर का प्रश्न है, दृढ़ कथन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। फिर यहाँ पर है कारण क्या है? अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है, क्योंकि शिक्षण में अधिगम की प्रक्रिया अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षण में भैया अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है, लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, तो दोनों सही है। यहाँ पर 4th नंबर का ए और आर दोनों क्या है? सही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कथन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, ये कथन सही है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है, लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये कथन भी सही है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को यह समझने में मदद करती है कि वह क्या सीख रहा है और क्यों सीख रहा है, जिससे उसे लक्ष्य तक पहुंचने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? निम्न में से कौन सा कार्य जो बाह्य प्रेरक कहलाता है साथियों? कविता पाठ,
गणित के प्रश्न को हल करना, दौड़ में भाग लेना और चित्र बनाना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दौड़ में भाग लेना ही क्या है, ये अलग से आता है, अर्थात ये कार्य बाह्य प्रेरक कहलाता है, दौड़ में भाग लेने वाला। तो यहाँ पर ये अलग से होगा, जो दौड़ में भाग लेना अर्थात बाह्य प्रेरक कहलाएगा। अगला प्रश्न, बाह्य प्रेरणा। देखो बहुत तगड़ी बात आती है, बहुत खतरनाक बात भाई, बहुत खतरनाक। यहाँ पर देखो, बाह्य प्रेरणा में अभिप्रेरणा के स्रोत। अब बाह्य प्रेरणा में अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है। इस बात को ढंग से जान लेना, कौन कौन से हैं बाह्य प्रेरक, कौन कौन से हैं बाह्य प्रेरक। 360 पे वीडियो क्वालिटी करके पढ़ लेना, अगर नहीं दिख रहा है तो, लेकिन पढ़ना जरूर है, पढ़ना ही पड़ेगा। 1.5 डेट पर करके आप सुन लेना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। फिर सुन लेना, मैं आपसे कह रहा हूं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बहुत बहुत फायदा होगा। मेरा विश्वास करके देखो यार, एक बार विश्वास तो करो मेरा। चलो, कौन कौन से हैं बाह्य प्रेरणा के? पुरस्कार, माता पिता, शिक्षक, सहपाठी, उपहार, दूसरों द्वारा पसंद, शिक्षकों द्वारा सजा आदि बाहरी होते हैं। दौड़ में भाग लेने का उद्देश्य बाहरी कारकों जैसे पदक, प्रशंसा के लिए होता है। कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना और चित्र बनाना आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण हैं। तो कविता पाठ भी आंतरिक प्रेरणा में आएगा, गणित के प्रश्न हल करना भी आंतरिक में आएगा, क्योंकि मन से जो बात की जाती है ना, शरीर के द्वारा की जाने वाली बात बाह्य प्रेरक और अंदर से की जाने वाली बात आंतरिक प्रेरक, जिसे कहेंगे आंतरिक प्रेरणा। चित्र बनाना, ये सारे जो है आंतरिक प्रेरणा होती हैं, जो व्यक्तिगत संतुष्टि या आनंद पर आधारित होती है। ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान है वह अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण क्रियाओं की योजना बनाने में। तो यहाँ पर तो यही ऑप्शन आएगा भैया, शिक्षण वाली बात ही कोई सही माना जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि सभी छात्र अलग अलग होते हैं और उनके सीखने के तरीके, रुचियां, क्षमताएं भिन्न अलग अलग होती हैं। इस ज्ञान का उपयोग करके एक शिक्षक छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को योजना बना सकता है। तगड़ी बात, तगड़ी बात। चलिए 18 नंबर के प्रश्न पर आ गए, और 18 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, 7 करोड़ का प्रश्न। कितने करोड़ का? 7 करोड़ का प्रश्न। भाई सुन लो, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? निम्न में से कौन है जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है, कौन कौन आता है? प्रतिभावान आता है क्या? प्रतिभावान तो विशेष में कैसे आ सकता है? मानसिक रूप से पिछड़े, एक तो ये आएगा, एक शारीरिक रूप से असक्षम और सामाजिक रूप से असक्षम। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आएगा। प्रतिभावान तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ, शारीरिक रूप से असक्षम, सामाजिक रूप से असक्षम, कुल मिला के बात है असक्षम वाली बात है, उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पर कौन से बालक? विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम बच्चे शामिल हैं। प्रतिभावान बच्चे जो अपनी विशेष प्रतिभा या क्षमता के कारण विशिष्ट ध्यान के हकदार होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में नहीं आते, वो विशेष ध्यान देने वाले बच्चे होते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? किसमें अनुदेशक सामग्री की अधिकता होती है? स्व अनुदेशन पुस्तिका। किसमें, निम्नलिखित में से किसमें अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? स्व अनुदेशन पुस्तिका में होती है। स्व अनुदेशक पुस्तिका जो है क्या है मामला यार, इसको पढ़ लेते हैं। स्व अनुदेशक पुस्तिका क्या है भैया, क्या है ये? देखो, स्व अनुदेशक पुस्तिका, इसमें विषय सामग्री, अनुदेशन और निर्देशन शामिल होते हैं जो शिक्षार्थियों को स्वयं अध्ययन करने और जानने में मदद करते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न क्या कहता है भाई? 20वां प्रश्न कहता है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बच्चों के मित्रों पर निगरानी करनी चाहिए भैया।
तो भाई चार इन ऑप्शन के अनुसार तो यही ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से आपको पेपर करने हैं। तो साथियों मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छे हैं और आप इन पेपरों को देना। 4 पेपर करवा दिए मैंने और ये कंटिन्यू चलेंगे, सारे के सारे एक से लेकर के आगे तक जितने 20, 50, 100 कितने भी पेपर होंगे सारे पेपर साइकोलॉजी के सोल्व करेंगे हम। ठीक है ना। मज़ा आ रहा है तो मज़ा आना चाहिए, और मज़ा किसी का गुलाम नहीं है। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो सक्सेस होने में भी मज़ा आएगा, और सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कोटा ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, आपके लिए काम करता रहेगा। बस आपका विश्वास बना रहना चाहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कमेंट आप सबके आने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।